ऐतिहासिक व्यक्तित्व। अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का प्रतापी शासक था। वो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। बिंबिसार ने अजातशत्रु को चंपा का गवर्नर नियुक्त किया था। प्रमुख तथ्य। बौद्ध स्रोतों के अनुसार बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र कुनिक के हाथों हुई, जो बाद में अजातशत्रु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर की थी। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके मंत्री वस्त्रकार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मुसल तथा महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु की सफलताओं में लिच्छवियों पर विजय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लिच्छवियों के विरुद्ध आक्रमण को प्रभावशाली बनाने के लिए ही अजातशत्रु ने गंगा के तट पर पाटलिग्राम नामक स्थान पर दुर्गों का निर्माण किया। बाद में ये पाटलिपुत्र महानगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अजातशत्रु ने अवंती के चंड प्रद्योत को भी पराजित किया। बौद्ध धर्म के इतिहास में अजातशत्रु का बुद्ध से मिलना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ये घटना द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के एक उभारदार दृश्यांकन में दिखलाई गई है, जो मध्य भारत के भरहुत स्तूप के पश्चिमी द्वार के रेलिंग स्तंभ पर अवस्थित है। जैसा कि बिंबिसार के बारे में कहा जाता है, अजातशत्रु को भी महावीर का अनुयायी बताया जाता है और बौद्ध स्रोतों में उसे बुद्ध का अनुयायी। जैन ग्रंथ ये वर्णन करते हैं कि अजातशत्रु वैशाली और चंपा में महावीर के साथ मिले थे और वे महावीर की शिक्षा से अत्यंत प्रभावित थे। बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को बुद्ध के समक्ष जाकर अपने पितृहंता होने का प्रायश्चित करते हुए दिखलाया गया है। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु कुशीनगर गया। वहां से उसने बुद्ध की अस्थियों को लाकर राजगृह में उनके ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया तथा कई बौद्ध विहारों तथा राजगीर के आसपास बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार किया। इसी के काल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। नूरजहां। नूरजहां ईरान की निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। उसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। उसके पिता ने उसका विवाह एक सैनिक शेर अफगन से कर दिया। शेर अफगन की 1607 में मृत्यु के बाद उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व पर मुग्ध जहांगीर ने 1611 में मेहरुन्निसा से विवाह कर उसे नूर महल की उपाधि प्रदान की। नूरजहां का इतना प्रभाव था कि उसकी अनुमति के बिना शासन का कोई भी कार्य नहीं हो सकता था। नूरजहां का प्रभाव लगातार बढ़ता ही गया। शासन की वास्तविक शक्ति उसके हाथ में आ गई। उसने अपने संबंधियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। अब उसी के हस्ताक्षर से सभी शाही फरमान जारी होने लगे। सिक्कों पर उसका नाम अंकित होने लगा। नूरजहां ने अपना एक गुट बना लिया था, जिसका शासन में बहुत अधिक प्रभाव था। उसने खुर्रम के सहयोग से खुसरो को अपने रास्ते से हटाया और अपने दामाद शहरयार को खूब बढ़ावा दिया। नूरजहां के इस परंपरागत चित्रण को आधुनिक शोध कार्य ने नकार दिया है। प्रोफेसर नूरुल हसन व इरफान हबीब नूरजहां द्वारा गुटबंदी करने या परिवारी जनों को आगे बढ़ाने की बात को सत्य नहीं मानते हैं। अपने शासन के दौरान उसने एक कुशल प्रशासिका एवं महान कूटनीतिज्ञ महिला का परिचय दिया। कुशल शासिका होने के साथ साथ वो उदार हृदय तथा दीन दुखियों की सेवा करने वाली महिला थीं। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद वो कांची की राजगद्दी पर बैठा था। प्रमुख तथ्य। इसने परिमल, मणिमंगलम और शूरमार के युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन ने बादामी के चालुक्यों अर्थात पुलकेशिन द्वितीय पर अधिकार करने के बाद अपना विजय स्तंभ स्थापित किया था। इस विजय का उल्लेख बादामी में मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे
एक पाषाण पर उत्कीर्ण है। इस विजय के पश्चात नरसिंह वर्मन ने महामल्ल की भी उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य विजय के फलस्वरूप श्रीलंका के मानवर्मन की सहायता देने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना सिंहल भेजी, जिसकी सहायता से उसने सिंहल के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन की श्रीलंका विजय का उल्लेख काशाकुडी ताम्रपत्र और महावंश में किया गया है। महावंश के 47 अध्याय के अनुसार श्रीलंका का राजकुमार मानवर्मन भारत के राजा नरसिंह वर्मन के दरबार में रहता था। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग कांची आया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलपुरम या मामल्लपुरम अर्थात महाबलीपुरम नामक एक नए नगर की स्थापना की। इस नए नगर में उसने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से धर्मराज मंदिर अब तक विद्यमान है। उसने द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया उसे मामल्ल शैली कहा जाता है। महाबलीपुरम उसके राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। पृष्ठ संख्या 83। श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शारीरिक कद में छोटे होने के बावजूद भी वे महान साहस और इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। प्रमुख तथ्य: आजादी से पहले उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने बड़ी सादगी और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिया और सभी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने। भारत के गणराज्य बनने के बाद जब पहले आम चुनाव आयोजित किए गए, तब लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया। तृतीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने में लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने रेलवे में प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के बीच विशाल अंतर को कम किया। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर लाल बहादुर शास्त्री अपने फैसले पर कायम रहे। अपने कार्यों से लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के एक नए मानक को स्थापित किया। अगले आम चुनावों में जब कांग्रेस सत्ता में वापस आई, तब लाल बहादुर शास्त्री परिवहन और संचार मंत्री और बाद में वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। वर्ष 1961 में गोविंद वल्लभ पंत के देहांत के पश्चात वो गृह मंत्री बने। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मरणोपरांत सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। ये एक मुश्किल समय था और देश बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। देश में खाद्यान्न की कमी थी और पाकिस्तान सुरक्षा के मोर्चे पर समस्या खड़ी कर रहा था। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। कोमल स्वभाव वाले लाल बहादुर शास्त्री ने इस अवसर पर अपनी सूझबूझ और चतुरता से देश का नेतृत्व किया। सैनिकों और किसानों को उत्साहित करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। पाकिस्तान को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और शास्त्री जी के नेतृत्व की प्रशंसा हुई। जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच बातचीत हुई। भारत और पाकिस्तान ने रूसी मध्यस्थता के तहत संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत भारत युद्ध के दौरान कब्जा किए गए सभी प्रांतों को पाकिस्तान को लौटाने के लिए सहमत हुआ। 10 जनवरी 1966 को संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षरित हुए और उसी रात को दिल का दौरा पड़ने से लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। पृष्ठ संख्या 85। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जन्म मध्य एशिया के एक इल्बरी तुर्क परिवार में हुआ था। उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे जमालुद्दीन मोहम्मद नामक एक दास व्यापारी को बेच दिया। गजनी में कुतुबुद्दीन ने उसे जमालुद्दीन से खरीदा। अपने गुणों तथा योग्यता से वो स्वामी का कृपापात्र बन गया। प्रमुख तथ्य: सन 1206 ईस्वी में उसने खोखरों के विरुद्ध युद्ध में असीम वीरता तथा साहस का प्रदर्शन किया था।
कुतुबुद्दीन उसकी योग्यता से इतना प्रभावित था कि उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उस समय वो बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था, जिसके कारण नए वंश का नाम शमसी वंश पड़ा। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में घोषित किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश के राज्यारोहण का आधार निर्वाचन था। 1229 ईस्वी में उसे बगदाद के खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश के समय अवध में पिर्थू का विद्रोह हुआ था। विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों अर्थात सरदारों की एक टुकड़ी रखी, जिसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा अर्थात 40 अमीरों का समूह कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने शासन के प्रारंभिक 10 वर्ष अपने 2 प्रतिद्वंदियों ताजुद्दीन यल्दुज और नासिरुद्दीन कुबाचा के विरोध से अपनी राजगद्दी की रक्षा करने में व्यतीत किए। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था, जब वो ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करता हुआ सिंध तक पहुंच गया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य को बचा लिया। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। उसने मिन्हाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। वो पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किए। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनाया। इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा-ए मुइज्जती व अपने पुत्र की स्मृति में नासिरी मदरसा बनवाया था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया। ये भारत का प्रथम मकबरा था। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। महमूद बेगड़ा सन 1459 ईस्वी में अहमद शाह के पश्चात गुजरात का शासक बना। अहमद शाह ने 1511 ईस्वी तक गुजरात पर शासन किया। प्रमुख तथ्य: महमूद बेगड़ा गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान था। उसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता था कि उसने 2 अत्यंत शक्तिशाली गढ़ों को सौराष्ट्र अब जूनागढ़ में, गिरनार और दक्षिण भारत में चंपानेर को जीता था। सुल्तान ने मुस्तफाबाद नामक नए शहर की स्थापना की, जो गुजरात की द्वितीय राजधानी बनी। इटली का यात्री वारथेमा उसका समकालीन विदेशी यात्री था। महमूद बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान कंसवा अल गौरी के साथ मिलकर भारतीय सागरों में पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति को दबाया। उसने चंपानेर के निकट एक विशाल बाग-ए-फिरदौस अर्थात स्वर्गिक उपवन की स्थापना की। संस्कृत के विद्वान कवि उदयराज उसके दरबारी कवि थे। उन्होंने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। अपने शासन के अंतिम वर्षों में महमूद बेगड़ा ने द्वारका को जीता। इसका प्रमुख कारण समुद्री डाकुओं का उन्मूलन था, जो मक्का जाने वाले यात्रियों को लूट लेते थे। लेकिन इस अभियान में वहां के कई प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया गया। 1508 ईस्वी में चौल के युद्ध में जूनागढ़ के गवर्नर और मिस्र के मामलुक सुल्तान द्वारा प्रेषित नौसैनिक बेड़ों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। यात्री बारबोसा के अनुसार महमूद को बचपन से ही जहर दिया जाता रहा था, जिससे यदि कोई उसके हाथ पर कोई मक्खी भी बैठ जाती थी तो वो तुरंत सूजकर मर जाती थी। महमूद अपनी तीव्र क्षुधा के लिए भी विख्यात था। 1461 ईस्वी में महमूद ने दक्षिण राजस्थान में जालौर के मुस्लिम शासक को पराजित किया और उसे अपना अधीनस्थ शासक बना लिया।
गुजरात उसके शासनकाल में सबसे अधिक शक्तिशाली और सुप्रशासित राज्य के रूप में उभरा। मीर कासिम बंगाल के नवाब मीर जाफर का दामाद था, जिसे 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। प्रमुख तथ्य: मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। उसने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद कर दी। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। तीनों के मध्य समझौते के तहत उनकी संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में सैनिक डेरा डाला। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। पृष्ठ संख्या 84। बक्सर के युद्ध का महत्व। बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ और अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक हो गए। बंगाल का नवाब अंग्रेजों पर आश्रित हो गया और मुगल बादशाह पेंशन भोगी। इस प्रकार अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने सैन्य शक्ति और सैन्य संचालन की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। इलाहाबाद की संधि। बक्सर युद्ध में हुई अंग्रेजों की विजय के पश्चात दोनों पक्षों के मध्य 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थीं। पहली, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को रुपए 50 लाख देना स्वीकार किया। दूसरी, कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह को दे दिए गए। तीसरा, नवाब ने चुनार अंग्रेजों को दे दिया। चौथा, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। पांचवां, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को रुपए 26 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। दोनों के मध्य एक संधि भी हुई। इस संधि के अनुसार मीर जाफर ने अंग्रेजों को रुपए 30 लाख युद्ध का व्यय और रुपए 25 लाख अंग्रेज सैनिकों को पुरस्कार स्वरूप दिए। साथ ही मीर जाफर ने ये भी स्वीकार किया कि मीर जाफर के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा। एक बार फिर नवाब का खजाना खाली हो गया और वो आर्थिक संकट में फंस गया। इस समस्या से निपटने के लिए जब तक वो कोई निर्णय लेता, उससे पहले 20 फरवरी 1765 ईस्वी को ही उसकी मृत्यु हो गई। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध और उनके परिणाम। 1. नवाब की सेना और यालिस के बीच पटना में युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज हार गए। यालिस और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2. 19 जुलाई 1763 ईस्वी को कटवा नामक स्थान पर मेजर एडम्स और नवाब की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। 3. सितंबर 1763 ईस्वी में जिरिया, सूती और उदयनाला में हुई लड़ाइयों में नवाब पराजित हुआ। 4. बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में नवाब पराजित हुआ।